Good morning, students. In your science lecture, chapter number 3, reproduction in plants and animals. आपके PT1 के बाद जो चैप्टर अब आएंगे वो उसमें चैप्टर नंबर 3 भी इंक्लूडेड है. हम लोग इसी चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. एंड होप यू ऑल आर हैविंग अ बुक्स एंड यू हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर नोटबुक्स. सब ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा जहाँ तक मैं अभी तक भेज रहे हैं हम लोग. और इस चैप्टर की रीडिंग आप खुद करेंगे. प्रॉब्लम होगी अंडरलाइन करेंगे. ओके. यू नो दैट एनिमल एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस. ये आप सबको इस चैप्टर के स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूँ एक बार कि आपको रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो वो अपने ही तरह का और दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी रखता है. आपने नीम के बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे और अभी इस ड्यूरेशन में जब आप जाके देखोगे तब आप देखोगे कि उनके आसपास में बहुत छोटे छोटे सैप में बहुत छोटे आ गए हैं, आ रहे होंगे प्लांट्स. ऐसे ही आपने देखा होगा कि तुलसा जो पौधा प्लांट जो होता है उसके आसपास बहुत सारे और छोटे छोटे प्लांट इस तरह से उग जाते हैं. तो यहाँ पर एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही है. कैट देखे होंगे, कैट के बेबीज़ होते हैं, सिमिलर होते हैं उसके जैसे ही. तो जैसा पेरेंट होता है बेबी भी वैसा ही सिमिलैरिटी रखता है और वैसे ही कैरेक्टर रखता है. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट मोड हैं जिनसे प्लांट्स और एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोड्यूस पहला टर्म तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन क्या है. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी एबिलिटी है, ऐसी योग्यता है जिससे प्लांट्स और एनिमल अपने खुद के ही तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आपको ये पता होगा कि जैसे भी प्लांट हो या एनिमल हो, जब वो मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन की पावर आ जाती है. यानी अब वो कैपेबल हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए. दिस मीन दे प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर. लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर से रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे ही प्लांट मैच्योर होता है, प्लांट को रिप्रोडक्शन की नीड होती है तो प्लांट क्या करेगा, फ्लावरिंग करने लग जाएगा, फूल देने लग जाएगा. और फ्लावर हैज़ 4 पार्ट: सेपल, पेटल्स, स्टैमेन और कार्पल. यहाँ पर आपको एक बहुत सुंदर सा पिंक कलर का फ्लावर दिया हुआ है और इस पिंक कलर की फ्लावर में आपको वो डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स बता रहा है फ्लावर के. ये शायद आपके लिए कुछ नया है. अभी इससे पहले आपने शायद फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा. एक बार यहाँ देख लो. यहाँ पर फ्लावर के 4 पार्ट्स बताए हैं आपको. सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टैमेन है और कार्पल हैं. स्टैमेन फॉर्म मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल और मेल 2 पार्ट रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी फ्लावर के सीड के लिए. यानी फ्लावर जब सीड देगा, बनाएगा, तो उसके लिए नीडेड है कि रिप्रोडक्शन के लिए नीडेड क्या है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों नीडेड हैं. स्टैमेन फॉर्म मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टैमेन क्या बनाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. याद रखना है, स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव मीन दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पर स्टैमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ईच स्टैमेन हैज़ अ फिलामेंट एंड एन एंथर अटैच टू इट. हर एक स्टैमेन के पास क्या है, फिलामेंट है और उसके पास एंथर है. यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर दिया होगा. इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. ये तो है आपके फिलामेंट और इसके ऊपर लग रहा है आपका एंथर पार्ट. कार्पल फॉर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. कार्पल क्या बनाएंगे, कार्पल जो होंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे. स्टैमेन मेल है, कार्पल फीमेल है. ओके. सो स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट हैज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस कॉल्ड ओवरी. यहाँ पर आपको एक अच्छा सा डायग्राम में डिस्क्राइब कर रखा है, देखते हैं एक बार.
पेज नंबर 27 पे शिफ्ट हो जाओ और यहाँ पर देखो एक ग्रीन कलर का अच्छा सा डायग्राम है। उस डायग्राम में उसने आपको बताया कि कार्पल कैसा होता है। एक कप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कप की तरह स्ट्रक्चर एट द बेस कॉल्ड ओवरी। ओवरी के बेस पे कप की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, कार्पल है वो ये। इट हैज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ ओवरी। फ्रॉम ओवरी लॉन्ग स्टाइल अराइजेज एंड दिस स्टाइल एंड इन स्टिग्मा एट द टॉप। यहाँ पर एक लॉन्ग ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, ये है ओवरी और इसके ऊपर एक लॉन्ग ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो एंड हो रहा है जाके स्टिग्मा में। कहाँ एंड हो रहा है? स्टिग्मा में। ऊपर देखो यहाँ पर स्टिग्मा है। ओके, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल और फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट। जैसे किसी भी फ्रूट को हम कट करते हैं तो आप देखो उसमें बीज निकलते हैं। सिमिलरली ओव्यूल्स जो हैं ओवरी के अंदर ऐसे धंसे रहते हैं, बंधे रहते हैं। और ओव्यूल क्या है? फीमेल गैमेट्स हैं। पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर कैरिड टू द स्टिग्मा। एंथर से पोलन ग्रेन होते हुए स्टिग्मा तक आ जाते हैं। स्टिग्मा में एक लॉन्ग ट्यूब है, इस ट्यूब से होते हुए वो ओवरी तक जाते हैं। एंड दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एयर। और ऐसा करने के लिए पोलन्स को इधर से उधर ले जाने के लिए विंड भी रिस्पॉन्सिबल होती है, एनिमल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने फ्लावर्स देखे होंगे, चाइना रोज़ देखा होगा। चाइना रोज़ के ऊपर डस्ट की तरह दिखते हैं आपको, हाथ लगाते हैं आपके हाथों पे आ जाते हैं डस्ट की तरह, येलो येलो पाउडरी सब्सटेंसेस। यही है पोलन ग्रेन्स। ओके, जैसे ही हवा चलती है ये पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर जाके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसको फीमेल पार्ट तक जाना होता है। द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन आर कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। और इस प्रोसेस को, जिससे पोलन ग्रेन एक फ्लावर से होता हुआ दूसरे फ्लावर में आ जाए, ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। दीज टू फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और ऑन द डिफरेंट प्लांट। ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लांट के फ्लावर होंगे तो वहीं पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन एक फ्लावर से, मतलब एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे भी हो सकता है। इंसेक्ट आया, बटरफ्लाई आई, बटरफ्लाई बैठी, पोलन्स उसकी बॉडी से स्टिक हो गए, उसके हेयर लाइक फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं उसके, फैदरी से छुएं कभी, हाथों में चिपकते हैं। तो ऐसे ही वो जब भी बैठेगी या कोई भी ऐसा इंसेक्ट जब फ्लावर पे बैठेगा तो वहाँ से वो पोलन्स उसकी बॉडी में स्टिक हो जाएंगे और वो जाके जब दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो वहाँ पर जाके ये पोलन्स ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये पोलन्स फिर वहाँ से स्टिग्मा से होते हुए एंटर कर जाएंगे फ्लावर तक। दीज आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन ग्रो ऑन द स्टिग्मा एंड रीचेस टू द ओव्यूल। यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचता है स्टिग्मा पर, यहाँ पर पोलन ग्रेन पहुँचते ही ग्रो होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। ओके, एंड दिस पोलन ग्रेन मेल गैमीट फ्यूज विद द ओव्यूल। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड रीचेज द ओव्यूल प्रेजेंट विद इन द ओवरी। ये ग्रो होगा और ये पहुँच जाएगा यहाँ पर ओवरी तक। कहाँ तक पहुँच जाएगा? ओवरी तक। ये कपलाइक स्ट्रक्चर था, ओके, यहाँ तक ये पहुँच गया। ये था आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा पे आया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को लाने वाले थे इंसेक्ट्स, विंड या सेल्फ, खुद भी हवा से भी, विंड से खुद सेल्फ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे उसी प्लांट पे गिर गया, दूसरे प्लांट पे सेम स्पीशीज़ के चला गया। तो ऐसे करते हुए जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक आएगा, स्टिग्मा में ग्रो करके लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म से होता हुआ ओवरी तक पहुंच जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल फॉर्म द सीड एंड द होल ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बीट की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं ओव्यूल्स। क्या होते हैं ये? ओव्यूल्स। ये तो डेवलप हो जाएंगे आपके सीड में, और ये जो पूरी ओवरी है, जो स्वेलन पार्ट है, ओवरी है, ये डेवलप हो जाएगी इनटू फ्रूट्स।
दे ऑल सीड डू नॉट ग्रो एट द सेम प्लेस, सीड ग्रो टू फॉर्म द न्यू प्लांट बॉडी। अच्छा, यहाँ देखो, हमें ये पता है कि सारे जो बीज हैं वो जब भी उनको सॉइल मिलेगी, वाटर मिलेगी और एयर मिलेगी, वो क्या करेंगे, जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे। सो ऑल सीड डू नॉट ग्रो एट द सेम प्लेस, लेकिन ये भी हमें पता है कि सारे बीज जो हैं एक ही जगह ग्रो नहीं करते या एक ही एटमॉस्फेयर में वो ग्रो नहीं कर सकते। दे आर कैरिड फार अवे प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड एनिमल। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एयर, वाटर और एनिमल। दिस इज़ नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड और सीड डिस्पर्सल, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीज का इधर से उधर फैलना, स्कैटर्ड होना। आपने एप्पल खाया, एप्पल को खाते खाते जा रहे थे और आपने उसके बीज तो नहीं खाओगे ना, आपने उस पार्ट को फेंक दिया। अब अगर इसे फेवरेबल कंडीशन मिल गई ग्रो करने के लिए तो वहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर इसे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो ये ग्रो नहीं करेगा। आपने देखा होगा, आपने जामुन खाए, जामुन के आपने बीज कहीं डाल दिए आपके आसपास में मिट्टी के कहीं भी एरिया में, तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद वहाँ से क्या होगा, एक आपको छोटा सा प्लांट निकलता हुआ दिखेगा। ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीड डिस्पर्सल का कारण हम भी हैं, एनिमल्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं। बर्ड्स भी क्या करते हैं, बीज खाया, बीज खाए, साथ में कहीं गए, उनकी ड्रॉपिंग के साथ बीज भी बाहर आ गए और वहाँ पर जर्मिनेशन हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ये एक नया टॉपिक है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। टेक अ फ्यू ग्राम सीड, ये आपने पहले एक्टिविटी करी भी होगी। क्या आपको कुछ ब्लैक ग्राम कभी आप टीचर ने दिए भी होंगे कि आपको काले जो चने हैं उनको पानी में डुबो के रात भर में लेके आना है। इस तरह की एक्टिविटी अगर आप करो या अपने घर में भी देखो, जो स्प्राउट्स आप खाते हो उनमें आप इस तरह की ग्रीन कलर की का आउट ग्रोथ देखते हो, बाहर की तरफ निकलते हुए कुछ पार्ट देखते हो वाइट तरह का। ओके, अब देखते हैं कि क्या है, स्ट्रक्चर है पूरे बीज का यहाँ पर बताया है। जैसे ही हमने बीज को पानी में डाला, उसको पानी मिला, वो स्वेलन हो जाता है, वो फूल जाता है। देन यू हैव टू रिमूव द आउटर थिक वॉल ऑफ द सीड। आपने ब्लैक ग्राम लेना, काले चने लेना और उसको पानी में गला देना। नेक्स्ट डे आप उसके आउटर कवरिंग को छील लेना, आराम से आप उसको रिमूव कर सकते हो। दिस इज़ नोन एज आउटर सीड कोट। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आउटर सीड कोट। देखेंगे एक बार, ओके। ये जो बाहर की कवरिंग थी, ब्राउन कवरिंग जो हमने रिमूव करी, ये होता है आउटर सीड कोट। Inside the outer seed coat there is a thin and membranous inner seed coat. इसको हटाने के बाद अगर देखें तो अंदर की तरफ एक बिल्कुल पतली सी अंदर की तरफ एक बहुत पतली सी सीड कोट होती है। आफ्टर रिमूविंग बोथ द सीड कोट, ऑब्जर्व द इनसाइड ऑफ द सीड। द सीड हैज़ टू थिक एंड लार्ज पार्ट। सीड के पास दो मोटे मोटे बड़े बड़े पार्ट्स देखेंगे एंड दे आर नोन एज कॉटलीडॉन। यहाँ पर आपको वाइट कलर के 2 पार्ट्स दिख रहे होंगे इस तरह के आउटग्रोथ लेते हुए। ये हैं कॉटलीडॉन्स। ओके, कॉटलीडॉन स्टोर फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट। आगे प्लांट के लिए जब तक वो पूरा ग्रो नहीं कर जाएगा या डेवलप नहीं हो जाएगा, अब वो खाना स्टोर करके रखता है। कॉटलीडॉन क्या है, खाना है। जब आपने देखा है जब प्लांट छोटा सा होता है तो उसको खाना चाहिए। अब वो खाना उसको कहाँ से मिल रहा है, वो खाना मिल रहा है उसको कॉटलीडॉन से। ये स्टोर्ड फूड है। किसके लिए स्टोर्ड है, इसके लिए स्टोर्ड है। ये डेवलप होता है। Between the two cotyledon is a structure called embryo that grow to form the new plant. ये structure जिसे embryo बोला जाता है, ये डेवलप होता है नए प्लांट में। This embryo is a baby plant, और ये embryo क्या है, बेबी प्लांट है। Lower part of this embryo is known as radicle and that grow to form
शूट सिस्टम, अपर पार्ट नोन एज अ प्लूम्यूल दैट ग्रो टू फॉर्म शूट सिस्टम। तो यहाँ पर आपने 2 पार्ट भी पढ़े होंगे प्लांट्स के, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो ये जो है इसे एम्ब्रियो, ये डेवलप हो जाएगा, 2 पार्ट में डेवलप होता है ये, एक लोअर पार्ट बनाता है और एक अपर पार्ट बनाता है। रेडिकल जो कि रूट सिस्टम बनाएगा, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, याद रखना है। नेक्स्ट वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि रूट के बाद क्या बचता है, शूट बचता है, जो किससे डेवलप होता है, प्लूम्यूल से डेवलप होता है। लर्न करने की प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पर, इजीली लर्न हो जाएगा। रेडिकल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, प्लूम्यूल बचा, प्लूम्यूल बनाएगा शूट सिस्टम। तो दोनों के अपने अपने काम खत्म हो गए। इसके बाद आएगा जर्मिनेशन ऑफ सीड। यहाँ तो है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि एम्ब्रियो से प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है और ये जो पार्ट है बड़ा हो जाता है, बड़ा होके इसके एक पार्ट तो बनेगा रूट और एक पार्ट बनेगा इसका शूट। रूट तो अंडरग्राउंड रहते हैं और शूट वो पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ रहता है ज़मीन से। क्लियर? तो रूट बनाने वाले होता है रेडिकल और शूट बनाने वाला होता है प्लूम्यूल। Germination of seed. Seed do not grow into new plants unless they are favorable, they get favorable condition. जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, यानी जब तक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं मिलेगा, सीड ग्रो नहीं करेगा। हमारे घर में गेहूँ पड़ा रहता है, क्या ऐसे गेहूँ के देखा है कि ऐसे गेहूँ हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने उनको ज़मीन में डाला, उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिली, तो उनमें से कुछ आउटग्रोथ दिखने लग जाती है, ग्रीन कलर का पार्ट ऊपर की तरफ दिखने लग जाता है। ओके, सो दिस प्रोसेस बाय विच सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट इज नोन एज जर्मिनेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिससे बीज जो है नए प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, वो कहलाता है जर्मिनेशन। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। Sow some gram or pea seed in a soil, water the seed daily, the seed absorb water from the soil and swell up. Their embryo grow out to form the root system and the shoot system is formed. देखो, सबसे पहले रूट सिस्टम बनना स्टार्ट होता है और फिर शूट सिस्टम बनता है। यहाँ पर आपको स्टेजेस दी हुई हैं, इजीली आप देख सकते हो पेज नंबर 30 पर आपको इजीली सारी स्टेजेस अच्छे से क्लियर हो रही हैं। पहले एक ग्रीन आउटग्रोथ देख रहे हो, ग्रीन आउटग्रोथ जो फर्स्ट वाली ग्रीन आउटग्रोथ है उससे तो रूट बन गई, जो सेकंड आउटग्रोथ निकल रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है और वो बना रही है शूट। द फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इज प्रोवाइडेड बाय द कॉटलीडॉन। जब तक इसको खाना चाहिए, कब तक? जब तक ये छोटा है। तो इस खुद में हम भी खाना नहीं बना पा रहा, इसे सनलाइट नहीं मिल रही, क्योंकि इसके पास सनलाइट तो ऊपर से चाहिए, सनलाइट ऊपर है ही नहीं, इसके पास कोई शूट सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ। जब तक शूट सिस्टम डेवलप नहीं होगा तब तक सीड को खाना कौन देगा? खाना देगा उसको कॉटलीडॉन्स। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन सीड रिमेन इनसाइड द सॉयल। हमने ये भी देखा है कि पूरे जर्मिनेशन के प्रोसेस के अंदर जो सीड हैं वो सॉयल के अंदर ही रहेंगे। दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज हाइपोजियल जर्मिनेशन। इस तरह के जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन भी कहते हैं। Now saw some castor bean seed in soil. So student, हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपिजियल जर्मिनेशन, यहाँ पे आपको 2 जर्मिनेशन के बारे में बताया है जो टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन है, दैट आई विल डील इन लेक्चर 2. ओके स्टूडेंट्स।